अस्सलाम वालेकुम। ये है बुक ऑफ इनॉक सीरीज़ की एपिसोड नंबर 2 और इसके अंदर हम प्रॉपर लेके चलेंगे सुमेरियन टैबलेट को और उसके बाद एपिक ऑफ गिलगमिश को। अब सीन ये है कि हमने देखना था बुक ऑफ इनॉक को कि किस तरह वो लिखी गई है और अगर उसके अंदर कुछ झूठ भी है तो हमने किस तरह उसको डिटेक्ट करना है और दूसरी चीज़ उसमें लिखा क्या हुआ है। लेकिन ये सारा कुछ समझने से पहले हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि उसके अंदर जो बातें लिखी हुई हैं उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था। मतलब क्या हमें और किसी टेक्स्ट के अंदर से भी ये चीज़ें मिलती हैं या नहीं। अब हम जिस तरीके से ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं ना वो सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड है। मतलब हम सिर्फ एक बुक खोल के उसको रीड करके आपको सुना नहीं दे रहा मैं, इसको प्रॉपर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं बाकी सारी चीज़ों के साथ। अब बुक ऑफ इनॉक को समझने के लिए हमें ना सबसे पहले सुमेरियन टैबलेट्स को समझना पड़ेगा, उनको पढ़ना पड़ेगा और उसके अंदर डीप जाना पड़ेगा। तब जाके हमें पता चलेगा कि ये सुमेरियन टैबलेट जो कि 10,000 साल पुराने चीज़ें टैबलेट मिली हैं, इसका क्या ताल्लुक है बुक ऑफ इनॉक के साथ जो कि उससे भी ज़्यादा चीज़ पुरानी है। अब इसकी बेसिक हिस्ट्री तो आपको पता है, वो बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि 1850s के अंदर ये टैबलेट्स मिली थी, इससे पहले भी मिल चुकी हैं और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई और आज उसके बाद तब 20,000 हो गई थी और अब ये लाख से ज़्यादा टैबलेट्स मिल चुकी हैं सुमेरियन टैबलेट्स के नाम से। और इसकी मज़े की बात ये है कि ये ना उरुक और उबाद के बाद मिली थी। अब मेसोपोटामिया के अंदर जब खुदाई की गई, ये असल चीज़ सारी मेसोपोटामिया की है। मेसोपोटामिया के अंदर जब खुदाई की गई ना तो पता चला कि यहाँ से टैबलेट मिली हैं और उससे पहले मिलते होते थे, मतलब बहुत ही रैंडम कॉइन मिलते होते थे या फिर इस जैसी कोई चीज़ मिलती होती थी। लेकिन जब टैबलेट मिली ना प्रॉपर, जिसके अंदर पूरा सब कुछ लिखा हुआ था और सबसे मज़े की बात इसकी जो लिखाई थी ना वो आज से पहले इस तरह से कभी नहीं देखी गई। इसको नाम दिया गया क्यूनिफॉर्म राइटिंग, मतलब नोकीली किसी चीज़ से ना राइटिंग लिखी गई थी। अब इस यूनिफॉर्म राइटिंग को जब इंटरप्रेट किया गया ना तो ये पता चला कि यहाँ पे प्रॉपर कहानियाँ लिखी हुई हैं और इसके बाद इसका लिंक मिला उस पुराने दौर के साथ जब पहले इंसानों को लिखना पढ़ना सिखाया गया था। अब इन टैबलेट्स को जब हम पढ़ते हैं ना तो उसके अंदर से हमें पता चलता है कि इनके अंदर प्रॉपर शहरों के नक्शे, किस तरह से पूरी सिविलाइजेशन, पूरी शहर का डिज़ाइन बनाया जाता है और आज के जदीद जो शहर बनाए जा रहे हैं ना, उनकी सड़कें बनाई जा रही हैं, उनके जो रोड्स बनाए जा रहे हैं वो भी इन्हीं डिज़ाइन के ऊपर बनाए जाते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ एस्ट्रोनॉमी और उसके अलावा न्यूमेरोलॉजी और ये सारी चीज़ें इससे रेलिवेंट जितनी भी थी ये सारी इन टैबलेट्स के अंदर मिल जाती हैं। अब एस्ट्रोलॉजी इस तरह से कि किस तरह हम आसमानों के इल्म को अपने लिए मुसख्खर कर सकते हैं, किस तरह आसमानों के तारों की आपस की गर्दिश और जितने भी सितारे हैं उन वो कौन सा किस हाउस के अंदर है और कौन सा मूलांक जो हमारा डेट ऑफ बर्थ होती है वो किस तरह से इफेक्ट करती होती है हमारे प्लानिटरी सिस्टम को और कौन सा प्लानिट किस हाउस में होगा तो लाइफ के अंदर कौन सी मुश्किलात या क्या सीन होगा। ये सारा मतलब इस्लाम में तो इसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन वो सारा जो एस्ट्रोनॉमी का इल्म था ना वो उस टैबलेट के अंदर लिखा हुआ था। और सबसे खतरनाक बात यह कि जिस तरह हम ये टैबलेट पढ़ते जाते हैं ना ये सारी चीज़ें और भी खतरनाक और मिस्टीरियस होती जाती हैं। जैसे इसके आगे हम ये सारा कुछ पढ़ लेते हैं ना कि किस तरह आसमानों का इल्म है, किस तरह नंबर्स का इल्म, नाम का इल्म है और सारा मतलब शहर बनाने का और वाटर रिसोर्सेज हैं उसको किस तरह से मैनेज करना है, नालियाँ किस तरह से बनानी है, उसको सेवरेज का निज़ाम किस तरह, ये सारी चीज़ें। इसके बाद जब आगे हम पढ़ते हैं ना तो हमें मिलता है ये लिखा हुआ कि हम ना ये डेलमोन से पढ़ के आए हैं, डिलमोन से, जिसको मतलब आज विकीपीडिया ये इस तरह के रिसोर्सेज से ना हमें पता चलता है कि ये बहरीन जो आज का है ना उसको कहते हैं डिलमोन। लेकिन फिर जब मज़ीद आगे पढ़ते हैं ना टैबलेट तो उसमें लिखा होता है कि हम डिलमोन से ये पढ़ के आए हैं और वो हमारी जन्नत थी। डिलमोन को वो जन्नत कहते हैं उस टैबलेट के अकॉर्डिंग। और आगे लिखा होता है कि ये हमने सीखा है अनुनाकी से। अनुनाकी की आगे मतलब जो हमने बुक ऑफ इनॉक पिछले एपिसोड के अंदर बातें पढ़ ली थी, मैं आपको उसका ओवरव्यू भी दे देता हूँ कि किस तरह फॉलन एंजल्स, बुक ऑफ इनॉक के अकॉर्डिंग फॉलन एंजल्स का नाम लिखा होता है, हालांकि वो शैतान होते हैं लेकिन उनको फॉलन एंजल्स कहा गया और उनमें था अनुनाकी, अनु, एनलिल, एग्रिल, मतलब ये सारे जितने भी थे ना, ये जो 200 वॉचर्स आए थे वो उन्होंने यहाँ पे वो सारे गलत काम किए, इंसानों को गलत चीज़ें सिखाई, उसके बाद नेफिलिम्स पैदा हुए वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें आपने पहले एपिसोड में सुनी होंगी। ये ना अलग अलग रियासतों के अलग अलग हुक्मरान थे, उन्हीं के अंदर उरुक आ जाता था और उसी के अंदर उबाद भी आ जाता होता था। अभी सारी बातें मैंने जिन टैबलेट्स सुमेरियन टैबलेट से बताई हैं उनमें एक सबसे ख़ास टैबलेट, सबसे ख़ास तख्ती है जिसको एपिक ऑफ गिलगामेश कहते हैं, जो कि आज का सब टॉपिक भी है। अगर हमने एपिक ऑफ गिलगामेश को सही तरह से समझ लिया और इसको हमने अच्छी तरह एक्सप्लेन कर लिया
तो ये डायरेक्टली कनेक्ट कर जाएगा। मतलब आपको ये सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें बुक ऑफ इनोक पढ़ने की अब जरूरत है या नहीं, ये इतना डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। ठीक है, अब एपिक ऑफ गिलगमिश ना एक कहानी है एक हुक्मरान की जिसका नाम था गिलगमिश। अब ये आधा इंसान और आधा देवता माना जाता था। देवता मतलब इस तरह से कि ये कहा जाता है कि इसके जो माँ बाप थे ना उनमें से एक देवता था और एक नॉर्मल इंसान था। अब ये डिफरेंस है कि कौन इंसान था कौन देवता कहलाया जाता था। तो उसकी वजह से ये जो पैदा हुआ ना तो ये अपने इलाके का ना वो था, हुक्मरान था और इसकी पूजा भी की जाती थी। मतलब सबसे जो ताकतवर इंसान था ना वो यही था। अब हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता वो इतना जालिम बन गया कि वहां पे जरूरत पड़ी कि किस तरह से किसी और बंदे को लेके आए हम और इसको खत्म करें। और फिर यहाँ से अनु ने कहा नाना को, अनु वही अनुनाकी का सपाट, और उसने कहा नाना को कि कोई ऐसी चीज बनाओ जो इसका मुकाबला कर सके। और फिर बनाया गया एनकिदू। एनकिदू था बालों से भरा हुआ जानवर जिसके सींग भी थे। अब इसका कनेक्शन हमें नजर आता है बाल के साथ या फिर मोलोक के साथ। ये सारी चीजें जितनी भी है ना, अब ये तीनों चीजें ना डिफरेंट हैं। सबसे पहले आया था इनकिदू। इनकिदू एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है, एक बनी हुई आर्टिफिशियल चीज है जिसको बनाया गया था। जो मोलोक और बाल है ना वो शयातीन है, मतलब वो जिन्नात हो सकते हैं जो शयातीन की शक्ल के अंदर पुराने दौर से लेकर अभी तक ये सारे काम कर रहे हो। और सबसे एक अलग चीज जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में उनके बनी इसराइल ने जब बछड़ा बना लिया था, तो कुछ लोग कहते हैं कि वो बछड़ा ही बाल था। तो इसमें इख्तलाफ है, इसको हम बहुत श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। ठीक है, अब टॉपिक पे वापस आते हैं। अब एनकिदू जो था ना वो बहुत ही खूंखार जानवर टाइप मतलब चीज थी कोई, जिसके सींग और बालों से भरा हुआ था। वो जाता है गिलगमिश के साथ, गिलगमिश के पास, और उन दोनों की आपस में लड़ाई होती है बहुत ही गंभीर। और ये लड़ाई चलती जाती है और कोई भी नहीं हारता, यहाँ तक कि बहुत ही अरसे बाद, मतलब कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों बाद, जो एनकिदू था ना वो गिर जाता है जमीन पर और वो हारने लगता है। अब गिलगमिश जो था वो वाहिद तब का ताकतवर इंसान था जो देखता था सबको हकारत की नज़र से, लेकिन उसने पहला वो चीज़ देखी थी जो उसी के टक्कर की थी। तो उसने बजाय उसको जान से मारने के, इनकिदू को जान से नहीं मारा गिलगमिश ने, उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया कि क्यों ना हम मिल के हुकूमत करें। अब उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और वो अपने इलाके पे ना हुकूमत करते हैं मिल के, और आहिस्ता आहिस्ता गिलगमिश में थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। अब इसके बाद वो दोनों जाते हैं, ये मैं स्टोरी सुना रहा हूँ उस टैबलेट को पढ़ के, ठीक है ना। अब वो दोनों जाते हैं एक जंगल के अंदर। अब क्योंकि गिलगमिश को चाहिए थी अमर होने की सलाहियत कि सारी उम्र मैं जिंदा रहूं, कोई भी ना मतलब मर ही ना पाऊं। और जो दूसरा एनकिदू था वो भी क्योंकि एक किस्म का शैतान ही था, तो ये दोनों चाहते थे कि हम हमेशा की जिंदगी पाए। अब हमेशा की जिंदगी के लिए वो दोनों जाते हैं जंगलात के अंदर, और वहां पे उनकी लड़ाई होती है उस मॉन्स्टर से जिसका उन्होंने सुना हुआ था कि इसको हराने के बाद हम अमर हो सकते हैं। तो उस शैतान, उस बड़े मॉन्स्टर का नाम था हम बाबा, जिसका जिक्र हमें बहुत से एंशिएंट टेक्स्ट के अंदर बड़े आराम से मिल जाता है। अब उनकी लड़ाई होती है और अल्टीमेटली वो दोनों मिल के उस हम बाबा को हरा देते हैं और उसको जान से मारने लगते हैं। तो हम बाबा कहता है कि तुम मुझे तो मार रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात कह रहा हूँ कि तुम दोनों में से एक इंसान मर जाएगा। मतलब इंसान तो नहीं बोला उसने कहा तुम दोनों में से एक मर जाएगा। और ये बात उनके दिल पे लगी कि इसने भविष्यवाणी एक टाइप की कर दी है, तो अब कोई तो मरेगा, लेकिन अब कौन मरेगा और किस तरह से डिसाइड करना और ये सब कैसे होगा, उसके लिए वो कंफ्यूजन के साथ आगे बढ़ जाते हैं उसको मार के। अब वहां पे आती है इश्तार। इश्तार को बहुत सारे रिलीजन्स के अंदर ना एनानाई के नाम से बोला जाता है, और इवन मतलब इराक और ईरान के अंदर इश्तार के नाम का मंदिर और इश्तार गेट बनाया गया है। मतलब इतना रिसेंट चीज है ये जो इतनी पुराने टेक्स्ट के अंदर से मिल जाती है। अनानाई जो कि इश्तार थी और जिसके मंदिर आज तक मिल जाते हैं। और स्टारबक्स का लोगो आपने देखा है, स्टारबक्स का लोगो एग्जैक्टली सेम है अनानाई इश्तार के साथ। तो मतलब ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। खैर मैं ये आप पे छोड़ता हूँ, आगे बढ़ते हैं। अब इश्तार ये सारी चीज देख रही होती है कि किस तरह ये दोनों लड़ाई करके हम बाबा को हरा देते हैं, और इश्तार को प्यार हो जाता है गिलगमिश के साथ, लेकिन गिलगमिश उसको मना कर देता है कि हमारा ऐसा कोई सीन नहीं हो सकता। और फिर वो बताती है अपने बाप अन्नू को कि इसने मुझे किया रिजेक्ट और इसने मुझे दिया धोखा, तो अब इससे लेना है बदला। और फिर अन्नू उस इलाके, उस उरक के अंदर एक बहुत ही बड़ा बैल भेजता है जो वहां पे अन्यवत तबाही मचा देता है। और
इस लड़ाई के अंदर जो एनकिदु होता है गिलगामेश का दोस्त, वो बिल्कुल मरने वाला होता है और अल्टीमेटली मर जाता है। और इसके बाद गिलगामेश इतना उदास होता है कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, और फिर वो दोबारा उस सफर पे वापस निकलता है कि किसी तरह अमर होना है। एक मर चुका है, अब किसी तरह अमर होना है। और फिर उसको एक जगह का पता चलता है, एक इंसान, वो इंसान जिसका नाम था उतना पिश्तम। और वो इंसान बताता है कि कुछ अर्सा पहले ना एक बहुत ही बड़ा सैलाब आया था इस पूरी दुनिया के अंदर, और पूरी दुनिया पानी के अंदर डूब गई थी और सारे मखलूकात खत्म हो गई थी और बहुत थोड़ी मखलूकात बची थी, और उनमें से मैं वाहिद अकेला जिंदा बचा हूं। और मेरे पास वो फूल था जिसको मैंने खाया था, और मेरे पास अमर होने का वो फूल था, और मैं हमेशा की जिंदगी पा चुका हूं। अब अगर तुमने भी अमर होना है ना, तो उस समंदर, उस पर्टिकुलर समंदर जो उसने बताया, उसकी तह में जाके वो एक फूल होगा, उसको निकाल के वो खा लो तो तुम जिंदा हो जाओगे। अब वो सफर करता है गिलगामेश उस फूल की तरफ, समंदर के पास जाता है, डुबकी मारता है, बहुत ही अरसा तलाश में रहता है, और फिर उसको वो फूल मिल जाता है। और जैसे वो फूल बाहर निकलता है और गिलगामेश अपनी गंदगी साफ करने के लिए साइड पे होता है या अपने कपड़े चेंज करने के लिए, तो एक सांप आता है और वो सांप वो फूल खा जाता है और उसकी सारी जिल्द पुरानी उतर जाती है, और उसको गिलगामेश को पता चल जाता है कि ये जो है ना, अमर तो नहीं लेकिन इसकी जिंदगी लंबी हो चुकी है। और फिर वो अपनी फेट को मान के आगे चल पड़ता है। अब ये सारी बातें बताने का मकसद क्या था? एपिक ऑफ गिलगामेश पढ़ के हमें ये चीज पता चलती है कि बहुत ही अरसा पहले, मतलब पूरी दुनिया के अंदर, अब हम इसको ना साइकोलॉजिकली सोच रहे हैं अपने आउट ऑफ द बॉक्स सारे एक्सपीरियंस से, कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे इलाके हैं जो समंदर से एक दूसरे से सेपरेट हुए पड़े हैं। इसके बावजूद, इतने सारे रीजन्स के अलग होने के बावजूद, अगर हमें दो अलग अलग रीजन्स के अंदर सेम चीज़ें मिलें, और वो भी पुराने दौर के अंदर, तो हम ये चीज़ अखज़ करते हैं कि हो सकता है कि ये वाकई ही रियल हो, और हो सकता है इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बुत मिलता है 10,000 साल पुराना, जिसकी शक्ल होती है एक कबूतर जैसी, परिंदे जैसी शक्ल, और उसका जिस्म होता है शेर का, और उसके पर भी होते हैं। ये बुत मिला मुझे ऑस्ट्रेलिया से 10,000 साल पुराना, उसकी कार्बन डेटिंग से मुझे पता चला। और फिर एक दूसरा रीजन, ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर, मुझे वही बुत मिला। तो अब मैं वहां से क्या अखज़ करूंगा? या तो उनके पास भी व्हाट्सएप था, फेसबुक था तब, जो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे ये बुत है, तुम भी वहां बुत बना लो, या फिर लोग इतना लंबा सफर करके गए वहां पे, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि अमेरिका डिस्कवर ही बहुत अरसे बाद हुआ है, ये कोलंबस ने किया था, हालांकि वहां पे पहले से लोग मौजूद थे। तो ये चीज तो काफी हद तक वाज़ेह हो जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कोई तो चीज ऐसी है यूनिक जो उन्होंने वाकई देखी, जिसको उन्होंने कॉपी करने की कोशिश की और उनके बुत बनाए उसने, ठीक है। अब गिलगामेश के वाकये के अंदर हमें पता चला कि किस तरह वो लिंक करता है। अब गिलगामेश का वाकया काफी पुराना है, लेकिन मेसोपोटामिया के इलाके से हमें बुक ऑफ इनोक की सारी तारीख कैसे मिल जाती है। अब मैं इसकी टैबलेट्स पढ़ के सुनाने लगा मजीद, उससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अब सुमेरियन टैबलेट्स के अंदर एक टैबलेट होती है अतराहैसिस, और इसके अंदर लिखा हुआ है कि हमने, मतलब उसके अंदर लिखा हुआ है कि हमने पहले इंसान को मिट्टी से पैदा किया और उसकी औरत को उसकी पसली से बनाया। अब ये काफ़ी, मतलब इसको मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा कि बहुत सारे वाक़यात जो अभी हम डिस्कस करते हैं वो इन्हीं इसराइलियात जिनके बारे में हम श्योर नहीं है उनसे कर रहे होते हैं। अब ये उसमें लिखा हुआ था, उसके आगे मजीद लिखा हुआ था कि फिर उनके बच्चे हुए, और फिर उसके बाद अनु आता है उनके पास और उनको बताता है कि अभी ना बहुत बड़ा सैलाब आने वाला है, आप लोग एक कश्ती बना लो और उसके अंदर सवार हो जाओ और सारे जानदार उसमें भर लेना। अब हमें ये समझ नहीं आती कि बुक ऑफ इनोक के अंदर तो ये कहानी लिखी हुई है, और यही कहानी हमें सुमेरियन टैबलेट्स के अंदर मिल जाती है जो 10,000 साल पुरानी है। तो मतलब इसका कुछ लिंक तो बनता है, और काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारे मतलब बिलीफ के साथ हल्की फुल्की मैच कर रही हैं, तो वो तो वैलिडेट हो ही रही है ना। इसके बाद अगली तख्ती है जिसका नाम है एनुमा एलिश। अब एनुमा एलिश को डिस्कस करने से पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट में शिकायत करते हो कि आप सारी जितने भी नए टॉपिक्स हैं उनकी सीरीज को खोल के छोड़ देते हो, उसको कंप्लीट क्यों नहीं करते। हालांकि मैंने आपको पहली वीडियो से कहा था कि आपने ट्रस्ट करना है, मैं आपको बेसिक से एडवांस की तरफ लेके जाऊंगा। अभी मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नया खाता खोल लिया था, और कमेंट्स में बहुत सारे, मतलब आप सबने कहा कि अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्या जरूरत है, आप थर्ड आई को तो क्लोज करो। लेकिन रिसेंटली मैंने थर्ड आई की बहुत लॉन्ग एपिसोड डाली है जिसके अंदर
मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन और चाक्रास का सारा सीन बताया था। अब अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को खोलता ही ना तो थर्ड आई समझ आ ही नहीं सकती थी। इसीलिए आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा इन सारे जितने भी मैंने प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस को ओपन रखा हुआ है ना अभी तक, जिसकी किसी एक एपिसोड है, किसी 2 एपिसोड डाली हुई है। थर्ड आई तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, एस्ट्रल ट्रैवल के 3 पार्ट्स हो चुके हैं, उसका मैंने अगला पार्ट डालना है। तो ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। ये जितनी भी बुक ऑफ इनॉक, ये सारी चीज़ें हमें साइकोलॉजी बताएंगी। इससे हमने कोई ये नहीं सीखना कि भाई वहाँ पे जादू हुआ था तो हम जादू के राज में आपको बताने लग जाऊँ कि पर्ची पे ये लिख के ऐसे करोगे तो जादू हो जाएगा, जिन आ जाएंगे आपके पास। इस तरह से नहीं होता। हम ये समझ रहे हैं साइकोलॉजी को, किस तरह हमने क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, किस तरह हमने चीज़ों को पकड़ना है, पढ़ना है उनको और देखना है कि ये क्या इसके साथ कनेक्ट हो रही है, और अगर कनेक्ट हो रही है तो फिर हम आगे क्या करें, ये सारी चीज़ें। और इसीलिए आपने श्योर रहना है कि हमने सारी प्लेलिस्ट को मुकम्मल करना ही है। और अगर आप तरतीब से जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ वैसे देखते रहोगे तो अल्टीमेटली आप कहोगे आखिर में मज़ा आ गया, मतलब पैसे पूरे हो गए। ठीक है, अब हम आते हैं एनुमा एलिश की तरफ, और उसके अंदर लिखा हुआ है कि हमने यूनिवर्स को बनाया, अंधेरे और रोशनी को अलग किया, उसके बाद हमने कायनात को बनाया। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि किस तरह से अंधेरे और रोशनी को अलग कैसे किया जाता है। इसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि अंधेरा क्या होता है और रोशनी क्या होती है। अब मेरा गला दर्द करने लग गया है। और उसी टैबलेट के अंदर लिखा हुआ था कि किस तरह हम 60 को यूज़ कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में हल्का फुल्का हम घुसेंगे। न्यूमरोलॉजी की पूरी मैं सीरीज चलाऊंगा और आपके नाम से लेकर आपकी डेट ऑफ बर्थ से सारा कुछ हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू करेंगे, बहुत ही सेफ साइड पर रह के। अब यहाँ से ना 60 का कॉन्सेप्ट निकला और यहीं से फिर हमने कॉपी किया कि 60 सेकंड होते हैं, 60 मिनट होते हैं और 6 के मल्टीपल्स, 3, 6 और 9 के मल्टीपल्स 24 घंटे, 360 डिग्रीज, इसके अलावा 365 दिन, मतलब ये तो डिफरेंट हो जाता है ना। अब ये सारी चीज़ें उस तख्ती के अंदर से निकली और उन्होंने जो कैलेंडर बनाया था अपना वो इतना एक्यूरेट था कि अभी भी जो कैलेंडर हम यूज़ कर रहे हैं ना वो भी इतना एक्यूरेट नहीं है। तो ये था इस एपिसोड के लिए, हमने काफ़ी कुछ समझ लिया। अब इसको हम आगे लेके जाएंगे, इसको बुक ऑफ इनोक के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर इन सारे उलूम को आहिस्ता आहिस्ता हम पढ़ने लग जाएंगे। न्यूमरोलॉजी को, एस्ट्रोलॉजी को, एस्ट्रोनॉमी को, ये सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करनी है। ये ऐसे नहीं हमने बुक खोल के उसको पढ़ के मैंने कॉपी पेस्ट आपको सुनाई, आपने कहा सुन के वाह भाई वाह गिलगमिश जिंदाबाद, इस तरह से नहीं होता। आपको मैं सारे उलूम खोल के इंशाल्लाह हम इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसलिए ये कॉन्टेक्स्ट वीडियो थी, एपिसोड 2 था और ये आगे पूरे चलेगी। ठीक है, अभी इस एपिसोड के लिए इतना ही। बाकी मैंने अपनी कम्युनिटी बना ली है क्योंकि अभी मैं पैलेस्टाइन और इसराइल वाली वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ और आगे कुछ सेंसिटिव वीडियोस, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मैं पब्लिकली शेयर नहीं कर सकता, वो उसके लिए मुझे एक अपनी प्राइवेट व्हाट्सएप कम्युनिटी मैंने बनाई है, जिसका लिंक मैं कमेंट्स के अंदर और बायो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दूंगा। उस पर आपने जाके ना कम्युनिटी का हिस्सा बन जाना है ताकि हमारी कम्युनिटी ना इंटैक्ट रहे और कभी भी ज़रूरत पड़े ना तो हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकें फ्रीली। और बुक्स के लिए आप कमेंट्स में पढ़ सकते हैं, वो सारी डिटेल वगैरह मैंने दे दी है। बाकी अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं इस जर्नी को, वीडियो से आपको अच्छा लग रहा है तो आप सपोर्ट भी कर सकते हैं, उसकी डिटेल भी मैंने कमेंट्स में डाल दी है। अगले एपिसोड में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।